हेलो ऑल। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ मॉडर्न फिज़िक्स, एक नया यूनिट एक तरीके से मॉडर्न फिज़िक्स। तो ये जो यूनिट है, इस यूनिट में हम बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स करेंगे। काफ़ी स्मॉल चैप्टर्स हैं इसमें। तो यूनिट अपने आप में बहुत बड़ी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बराबर बड़ी हो या ऑप्टिक्स के बराबर बड़ी हो। तो छोटी यूनिट है, काफ़ी छोटी यूनिट है। तो सबसे पहले ज़रा इंट्रोडक्शन ले लें कि इस यूनिट में हम करने क्या क्या वाले हैं। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स हम यूनिट करने वाले हैं, इट इज़ रिलेटिवली अ ईजियर यूनिट। सबसे आसान यूनिट्स में से एक है, मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की भी आसान है और मॉडर्न फिजिक्स भी कंपैरेटिवली ईजियर यूनिट में काउंट होती है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। पहली बात, मॉडर्न वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर। एक्चुअली मॉडर्न वर्ड का मतलब, एक्चुअली फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक है मॉडर्न फिजिक्स। तो 1905 से पहले की, 1905 बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर था फिजिक्स की वर्ल्ड में, क्योंकि 1905 के अराउंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया गया आइंस्टाइन के द्वारा, और फिर उसके कुछ टाइम बाद थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी गई आइंस्टाइन के द्वारा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन और थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने जो पुरानी फिजिक्स थी उसको ऑलमोस्ट चेंज कर दिया। मतलब एक नई तरीके की फिजिक्स पैदा हुई। जो पुराने क्लासिकल फिजिक्स थे, मतलब मॉडर्न फिजिक्स से पहले की जो फिजिक्स है उसको बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स। अभी तक हम क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ रहे थे। जो भी हमने अभी तक फिजिक्स पढ़ी है, इट वाज क्लासिकल फिजिक्स। मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ, मैक्सवेल्स लॉ, ये सब जो थे ये क्लासिकल फिजिक्स थे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम वेव्स, ये सब क्लासिकल फिजिक्स थे। लेकिन 1905 में कुछ स्पेशल हुआ। 1905 में आइंस्टाइन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया एंड उसके कुछ टाइम बाद थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी। तो उसके बेसिस पे और फिर और डिस्कवरीज हुई इसी के साथ। तो ये जो व्यू था हमारा, एक तरीके से जो सोच थी बहुत सारी फंडामेंटल चीजों को लेके, वो बिल्कुल बदल गई। क्या सोच बदली वो हम बात करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स एक तरीके से 1905 के बाद की जो फिजिक्स है उसे मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। उससे पहले की फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स है। तो मॉडर्न फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं, एक तरीके से जो मेजर कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न फिजिक्स में साइंटिस्ट का, सबसे ऊपर नाम आता है ऑब्वियसली एल्बर्ट आइंस्टाइन का, एल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर उसके बाद मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक। इसके बाद रदरफोर्ड का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, रदरफोर्ड। फिर बोर, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे नील्स बोर, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाइजनबर्ग, मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही बोल सकते हैं एक तरीके से। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये इन साइंटिस्ट, और भी बहुत सारे हैं, मतलब केवल ऐसा नहीं कि यही हैं, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके कंट्रीब्यूशन से मॉडर्न फिजिक्स एक तरीके से पैदा हुई। लेकिन शुरुआत जो की है यहाँ सबसे पहले, वो की है एक तरीके से आइंस्टाइन ने। तो क्या उन्होंने किया आइंस्टाइन ने, जिसकी वजह से हमारा जो पुराना व्यू था फिजिक्स को लेके वो बदल गया, वो हमें इस यूनिट में और इन चैप्टर्स में समझना है। तो सबसे पहले देखें जो हमारा कोर्स है वो क्या है, कि मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट से। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट। फिर उसके बाद हम करेंगे एटम्स, एटम्स मेनली बोर्स थियरी, एक तरीके से बोर्स थियरी पर फोकस होगा हमारा, एटॉमिक फिजिक्स पे। फिर उसी के साथ हम करेंगे एक्सरेज, एक्सरेज करके एक छोटा टॉपिक है, ये हम करेंगे बोर्स थियरी के साथ जस्ट बाद, बोर्स थियरी के जस्ट बाद।
और यहां पर डुअल नेचर ऑफ लाइट में मैटर वेव्स भी हम करेंगे, मैटर वेव्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर के साथ हम मैटर वेव्स भी पढ़ेंगे यहां पर। इसके बाद एक्सरेज के बाद हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स होगा, न्यूक्लियस एक तरीके से, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में हम मेजरली बात करेंगे इसमें। और फिर इसके बाद जो चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है यहाँ, वो है सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे एक तरीके से 5 मेजर चैप्टर हैं। सेमीकंडक्टर वैसे अलग से ही चैप्टर है, लेकिन मैं उसको मॉडर्न फिजिक्स में ही इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि एक तरीके से मॉडर्न फिजिक्स की वजह से ही सेमीकंडक्टर का पूरा जो डेवलपमेंट है वो इसी वजह से हुआ है। तो ये 5 एक तरीके से मेजर चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि हमें इस यूनिट में करने हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, एटम्स, एटॉमिक फिजिक्स, एक्सरेज, न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर। तो जरा स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को आज। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पहला चैप्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि ये जो पूरी कहानी शुरू होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही शुरू होती है एक तरीके से। तो क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कैसे ये मतलब मॉडर्न फिजिक्स एक तरीके से पैदा हुई, तो वो कहानी को जरा देखें एक बार। तो जो पूरी ये बात है वो बात है लाइट के नेचर की, कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है मतलब लाइट वेव होती है या पार्टिकल होती है। अब सबसे पहली बात यहां मतलब समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव नेचर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल नेचर, कि लाइट का नेचर कैसा है, कि वो वेव नेचर की है या पार्टिकल नेचर की है। तो इस बात पे मतलब काफी टाइम से बहुत वो बातें चल रही थी। तो सबसे पहले ये जो कहानी शुरू होती है लाइट के नेचर की, वो शुरू होती है न्यूटन से। ये एक दूसरा चैप्टर जो हमारा वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है, जो कि मैं कराऊंगा साथ में इसके बाद, तो उसमें हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में। तो जो कहानी शुरू होती है वैसे वो शुरू होती है न्यूटन से वापस। तो न्यूटन ने सबसे पहले, वही न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने, तो सबसे पहले न्यूटन ने लाइट के नेचर के बारे में बात की। उन्होंने डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन फिनोमिनास को ऑब्जर्व किया और उन फिनोमिना को ऑब्जर्व करके उन्होंने ये थियरी दी, न्यूटन ने थियरी दी कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो न्यूटन ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट किया और उन पार्टिकल्स ऑफ लाइट को उन्होंने नाम भी दिया, बल्कि उसको नाम उन्होंने दिया पार्टिकल्स ऑफ लाइट को कॉर्पुस्कुलर। और उनकी जो थियरी थी, इट वाज कॉर्पुस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। स्पेलिंग गलत हो सकती है कुछ, मुझे स्पेलिंग एग्जैक्टली याद नहीं है। कॉर्पुस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। तो कॉर्पुस्कुलर थियरी ऑफ लाइट, कॉर्पुस्कुलर वाज द नेम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट गिवन बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने बोला कि लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है जो कि ये फिनोमिना दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन वगैरह का। तो बल्कि उन्होंने प्रूव भी किया इस बात को, रिफ्रैक्शन वगैरह और डिस्पर्शन वगैरह प्रूव भी किया उन्होंने बेस्ड ऑन कॉर्पुस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। लेकिन साथ में एक दूसरे साइंटिस्ट थे उनके कंटेम्प्रेरी, वाज क्रिश्चियन हाइगन। तो क्रिश्चियन हाइगन की जो थियरी थी, इट वाज वेव थियरी ऑफ लाइट। तो ये हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं डिटेल में, अलग से एक चैप्टर है हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में उसके बारे में। तो वेव थियरी ऑफ लाइट मतलब वो वेव थियरी पे बिलीव करते थे। तो इन दोनों की जो ये लड़ाई थी, इसको सॉर्ट आउट किया एक वेरी वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स। इट वॉज YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इनकी लड़ाई को एक तरीके से सॉर्ट आउट किया कि पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है लाइट में, और कैसे किया वो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन YDSC ने ये प्रूव कर दिया एक तरीके से कि लाइट हैज वेव नेचर। कैसे? एक्चुअली कुछ फिनोमिना है जो केवल वेव शो करती हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो पार्टिकल शो नहीं कर सकते, वो केवल वेव शो कर सकती हैं। तो YDSC ने एक्चुअली ये दिखाया है कि लाइट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही है। तो उन्होंने
एक तरीके से ये प्रूव किया YDSC ने कि हाइगन का जो थियरी थी वो सही थी और न्यूटन की थियरी गलत थी। एक्चुअली हाइगन और न्यूटन दोनों की थियरी से जो बेसिक फिनोमेना लाइट के वो एक्सप्लेन हो रहे थे, दोनों ही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन इनको एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन YDSC में जो फिनोमेना दिखा विच वाज इंटरफेरेंस, वो न्यूटन की थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो हाइगन की थियरी एक्सप्लेन कर सकती थी, वेव थियरी जो थी। तो एक तरीके से YDSC ने इनकी लड़ाई को सॉर्ट आउट किया और YDSC ने ये प्रूव कर दिया कि लाइट हैज वेव नेचर। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था किसी थियरी का। तो ऑब्वियसली जो हाइगन की थियरी थी उसको क्वेश्चन करने का सवाल नहीं था इसमें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहे थे हाइगन की थियरी को। तो साइंटिस्ट ने ऑब्वियसली हाइगन की थियरी को सही माना और फिर उसी को सही मानते हुए चीजें कैलकुलेट या जो भी थियरी आगे थी वो उसी थियरी के बेसिस पे करने लगे कि लाइट हैज वेव नेचर, ये एज्यूम करके चीजें करने लगे आगे। नाउ तो ठीक है, फिर लेकिन ये ऑलमोस्ट 100-150 साल तक ये बात चली, ये जो YDSC का एक्सपेरिमेंट की मदद से जो हाइगन्स की वेव थियरी थी। लेकिन 1800 के एंड में, मतलब 1890 के अराउंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुए, जो एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे वेव थियरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वो दो मेजर एक्सपेरिमेंट जो थे, इट वाज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक था BBR, ये BBR, और दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट जिसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, इनके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, दिक्कत ये हो रही थी। बाकी थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह सब आ चुकी थी, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ा है पहले, ये रेडिएशन चैप्टर अगर याद हो आपको, हमने पढ़ा था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ y एक्सिस में होता है d/d लैम्डा और x एक्सिस में होता है लैम्डा, और ये इस तरीके का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकल के आता है। कोई ब्लैक बॉडी अगर गिवन टेम्परेचर पे है तो इस तरीके का कर्व निकल के आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है अगर याद हो आपको। तो ये कर्व जो है, ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है, मतलब बहुत कम वेवलेंथ बहुत कम एमिट हो रही है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी वेवलेंथ भी बहुत कम एमिट हो रही है, इंटरमीडिएट वेवलेंथ सबसे ज्यादा एमिट हो रही है। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंटली जो ये रिजल्ट निकल के आ रहा था, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था बाय वेव थियरी ऑफ लाइट। तो साइंटिस्ट कोशिश में लगे हुए थे इसको एक्सप्लेन करने की, बहुत साइंटिस्ट लगे हुए थे कोशिश में कि विद द हेल्प ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट ब्लैक बॉडी का ये जो ग्राफ आ रहा है एमिशन का, उसको एक्सप्लेन कर सकें, उसको थियोरेटिकली डिराइव कर सकें एक तरीके से, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था एक्सप्लेन। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, उसमें से जो एक साइंटिस्ट जो इस पर काम कर रहे थे BBR पे, ही वाज मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक जो है वो भी कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट, ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, किसी भी साइंटिस्ट से नहीं हो पा रहा था, मैक्स प्लैंक से भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैक्स प्लैंक ने फिर एक बेसिक चेंज करने की सोची। तो मैक्स प्लैंक ने लाइट को वेव नेचर ना एज्यूम करके पार्टिकल नेचर एज्यूम करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि करके देखते हैं कि लेट्स एज्यूम कि वेव नेचर का मतलब क्या है। वेव नेचर का मतलब है कि एनर्जी इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म, और पार्टिकल नेचर का मतलब है एनर्जी इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। मतलब इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एनर्जी, और पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि एनर्जी इज इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो वेव थियरी ये बोल रही थी कि लाइट जो है वो उसकी एनर्जी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वेव थियरी ऑफ लाइट ये बोल रही थी। और पार्टिकल थियरी का मतलब है कि जो एनर्जी है उसके छोटे छोटे पैकेट्स हैं, छोटे छोटे
मतलब जो एनर्जी है लाइट की, जिसको हम लाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं जैसे, तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके बहुत छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में कंसंट्रेटेड है। तो ये ऑब्वियसली न्यूटन की थियरी गलत प्रूव हुई थी, तो वेव थियरी को सही मान रहे थे लोग। तो बेस्ड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी नेचर प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे इसको, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो फिर फाइनली मैक्स प्लैंक ने थक हार के कोशिश करी, ही एज्यूम्ड कि नहीं, मान लेते हैं चलिए कि लाइट में वेव नेचर नहीं है, लाइट में पार्टिकल नेचर है। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये एज्यूम किया, जो मैक्स प्लैंक के एजम्पशन थे वो ये थे कि उन्होंने एज्यूम किया कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर, कि एनर्जी ऑफ लाइट is not distributed, it is energy of light is in concentrated form, बहुत एनर्जी जो है छोटे छोटे इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, कॉल्ड, उन्होंने नाम दिया इसको क्वांटम ऑफ एनर्जी, तो क्वांटम उन्होंने नाम दिया था क्वांटम ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी को, मतलब एक सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी को उन्होंने बोला था क्वांटम ऑफ एनर्जी। बाद में इस क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी को आइंस्टाइन ने नाम दिया था बाद में फोटॉन्स, बाद में फोटॉन नाम दिया आइंस्टाइन ने। उन्होंने क्वांटम ऑफ एनर्जी बोला था, क्वांटम ऑफ लाइट बोला था एक तरीके से, क्वांटम ऑफ लाइट एक तरीके से उन्होंने बोला था, और बाद में इस क्वांटम ऑफ लाइट को नाम दिया गया फोटॉन विद द मतलब आइंस्टाइन ने जो नाम दिया। तो उन्होंने ये अस्यूम किया कि एनर्जी ऑफ सिंगल क्वांटम जो होता है, एक क्वांटम की एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, और वो होती है एच न्यू। एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। इट इज द स्मॉलेस्ट कांस्टेंट इन यूनिवर्स, मतलब जो भी हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट्स उनमें सबसे छोटा कांस्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। ऑब्वियसली ये याद रखना है, इसकी वैल्यू याद रखनी है। तो इसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ एच, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बाय हार्ट याद रखनी है। तो एनर्जी उन्होंने बोला कि सिंगल फोटोन में मान लेते हैं जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की उतना ज़्यादा उसके जो पैकेट है एनर्जी का, उसकी सिंगल पैकेट की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब हमें पता है C इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू HC/λ। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि सिंगल पैकेट में मोमेंटम भी होता है, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मतलब वो एक तरीके से हो जाएगा h/λ। तो दिस इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ये एक तरीके से प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बेसिक एजम्पशंस हैं, जो ये दोनों मैंने लिखे आपके सामने, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन या एनर्जी ऑफ सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट, एंड मोमेंटम ऑफ सिंगल पैकेट ऑफ लाइट। तो वो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज h न्यू और hc/λ, एंड मोमेंटम इज h/λ। तो ये एजम्पशन लेके प्लैंक आगे बढ़े। तो ये एजम्पशन लेके जब प्लैंक आगे बढ़े तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। और इस जब थियरी में अपनी ये बेसिक एजम्पशन ये लेके आगे बढ़े और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की उन्होंने, तो उनका जो ग्राफ है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा को मैच करने लग गया बिल्कुल। मतलब उनका जो थियोरेटिकल ग्राफ आ रहा था और जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आ रहा था वो मैच करने लग गया, एग्जैक्टली मैच करने लग गया। तो कोई चीज अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा को मैच कर रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ सही होगा, तभी वो मैच कर रहा है। ऐसे तुक्के से सही हो जाए ऐसा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि वेव थियरी ऑफ लाइट इतनी ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी थी एक तरीके से, जो YDSC ने प्रूव किया था, तो कि प्लैंक को खुद अपनी थियरी पे भरोसा नहीं था, प्लैंक को खुद ये भरोसा नहीं था कि उनकी थियरी सही है। तो जब वो अपनी थियरी को प्रिंट करने से एक तरीके से मतलब
नेग्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर उनके जो कलीग्स वगैरह थे उन्होंने बोला नहीं आपको ये प्रिंट करनी चाहिए, भले ही इसमें गलती हो कुछ तो वो बाद में देखा जाएगा। तो जब भी प्रिंट करने के लिए कोई थियरी जाती है तो सबसे पहले उसको रिव्यू किया जाता है दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा। तो उसको पहले पेटेंट ऑफिस में भेजा जाता है और पेटेंट ऑफिस में साइंटिस्ट होते हैं जो रिव्यू करते हैं उसको। तो मैक्स प्लैंक की जो ये थियरी थी, जो ये प्लैंक्स क्वांटम थियरी थी, ये रिव्यू होने के लिए उन्होंने पेटेंट ऑफिस में डाली ताकि रिव्यू के बाद वो प्रिंट कर सकें उसको। और पेटेंट ऑफिस में ये जो प्लैंक्स की क्वांटम थियरी थी वो आई हाथ में आइंस्टाइन के। तो आइंस्टाइन उस वक्त स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में काम करते थे एज अ मैथमेटिशियन, एज अ फिजिसिस्ट। मतलब जो थियरीज आती थी उनको वो रिव्यू करते थे एक तरीके से। तो प्लैंक की जो क्वांटम थियरी थी ये आइंस्टाइन के पास आई। आइंस्टाइन उस वक्त रिव्यू के लिए एक तरीके से उनके पास आई और आइंस्टाइन ने इसको पढ़ा और आइंस्टाइन को कहीं कोई मिस्टेक नहीं मिली। जो भी उनका मैथमेटिक्स था, जो उन्होंने पूरा थियरी दी थी, इट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। आइंस्टाइन को सब कुछ सही लगा, उसमें कोई मैथमेटिकल दिक्कत नहीं लगी। बस जो दिक्कत थी वो थी ये बेसिक एजम्पशंस। तो ये बेसिक एजम्पशन वेव थियरी ऑफ लाइट को एक तरीके से अपोज कर रहे हैं, जो YDSC से प्रूव हुआ था। तो फिर आइंस्टाइन ने माना कि ये थियरी सही है। मतलब आइंस्टाइन को प्लैंक की थियरी पे प्लैंक से ज़्यादा भरोसा था एक तरीके से। तो आइंस्टाइन ने माना कि प्लैंक की जो थियरी है ये सही है और इसके बेसिस पे उन्होंने एक दूसरे अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया और वो दूसरा अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मतलब साथ में ही चल रहा था, BBR भी अनएक्सप्लेन्ड था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी अनएक्सप्लेन्ड था तब तक। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने प्लैंक की क्वांटम थियरी से, जो कि प्लैंक ने BBR को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी, उसी प्लैंक क्वांटम थियरी की मदद से उन्होंने एक दूसरे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे फिनोमिना मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ एक ही थियरी जब दो अलग अलग फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दे तो उसकी एक तरीके से ऑथेंटिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो सही होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी रेपुटेशन एक तरीके से और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइंस्टाइन ने जब क्वांटम थियरी की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया तो यहाँ से ये समझ में आया साइंटिस्ट को कि नहीं, जो प्लैंक्स क्वांटम थियरी है वो भी सही है और जो वेव थियरी ऑफ लाइट थी हाइगन की वो भी सही है। तो यहाँ से पैदा हुआ एक नए तरीके की फिजिक्स, लाइट के डुअल नेचर एक तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट में केवल वेव नेचर है। इससे पहले ये लड़ाई चल रही थी कि वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, लेकिन यहाँ से प्रूव हुआ कि वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो एक तरीके से लाइट में डुअल नेचर होता है। कैसे, ज़रा उसको समझेंगे हम कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से कैसे मतलब क्वांटम थियरी की मदद से कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने। तो वो समझने के लिए पहले हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया। तो जरा समझने की कोशिश करें। अगर हम किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर हुआ था। और ये दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो था द फेमस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, CRT ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विच वाज डन बाय J.J. थॉमसन। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट J.J. थॉमसन, जिनको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है एक तरीके से, और यही उनका एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसकी मदद से उन्होंने एक तरीके से J.J. थॉमसन ने एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की एक तरीके से। तो क्या था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में J.J. थॉमसन ने क्या किया, एक इस तरीके से एक वैक्यूम ट्यूब ली। वैक्यूम ट्यूब का मतलब है कि अंदर से हवा कंप्लीटली निकाल दी गई है। तो एक्चुअली तब तक वैक्यूम पंप वगैरह बन गए थे, तो वैक्यूम पंप की मदद से आप किसी वेसल के अंदर कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हवा के सब पार्टिकल्स को निकाल दिया। फिर यहाँ पर एक ऐसे करके एक रेजिस्टर रखा और ये रेजिस्टर को
यहां पर से इस तरीके से एक ये बैटरी के थ्रू हम इसको पोटेंशियल सप्लाई कर सकते हैं। ये स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ करंट बहने लगेगा। नाउ यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरीके से बैटरी है एक, ये दूसरी बैटरी है, यहाँ पर एक एमीटर है इस तरीके से, और यहाँ पर एक कलेक्टर है। नाउ बीच में कंप्लीट वैक्यूम है बेटा, दिस इज कंप्लीटली वैक्यूम, मतलब कोई एयर का पार्टिकल कुछ नहीं है यहाँ पे। नाउ तो जब अभी देखेंगे तो एमीटर में क्या रीडिंग आ रही होगी, तो ये बैटरी तो लगी हुई है लेकिन ये यहां करंट नहीं बहा सकती। क्यों नहीं बहा सकती यहां करंट? क्योंकि यहां कोई चार्ज कैरियर्स ही नहीं है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने के लिए नहीं है, मतलब कोई चार्ज को इधर से उधर ले जाने के लिए नहीं है, तो बीच में परफेक्ट वैक्यूम है। तो एट दिस मोमेंट जो एमीटर की रीडिंग है वो जीरो है, एट दिस मोमेंट जीरो आती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, इस जो ये रेजिस्टर है हमारा विच इज कैथोड एक तरीके से, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है यहाँ बैटरी का, तो दिस इज कैथोड ऑफ आर वैक्यूम ट्यूब एंड दिस इज एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो कैथोड को एक दूसरी बैटरी से एक तरीके से करंट सप्लाई करने का अरेंजमेंट किया। फिर जैसे ही ये स्विच क्लोज करेंगे तो ये करंट तो बहने लगेगा पक्का। अब ये करंट बहेगा तो मजे की बात जो दिखती है यहां वो ये दिखती है कि ये करंट बहता है जब, तो ये करंट भी बहने लगता है, मतलब यहां एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखने लगता है, एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखने लगता है। तो एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखने का मतलब है कि हमें करंट मिलने लगेगा सर्किट में, यहां सर्किट में करंट बहने लगता है। तो ये करंट क्यों बह रहा है, कैसे बह रहा है, वो हमको जरा समझना है यहां पे। तो यहां तो कोई चार्ज कैरियर्स थे नहीं, तो ठीक है, यहां ये कॉपर वायर वगैरह हैं, यहां तो हैं चार्ज कैरियर्स, लेकिन यहां तो वैक्यूम था, लेकिन तब भी यहां करंट बहने लग गया। तो ऐसा तभी हो सकता है जब यहां कोई चार्ज कैरियर्स क्रिएट हुए हो। तो जे थॉमसन ने ये बोला कि ये तब हो रहा है जब ये गर्म हो रहा है, इनफ गर्म हो रहा है, जब ये रेजिस्टर, जब ये करंट जो है इसको गर्म कर दे रहा है, और इतना गर्म कर दे रहा है कि इसके अंदर से जो चार्ज के कैरियर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और उनको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। फिर बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, जो ये चार्ज कैरियर्स है। तो वो एक अलग एक्सपेरिमेंट से पता चला, विच वाज हॉल्स इफेक्ट से पता चला कि वो जो चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। तो उन्होंने बोला जे थॉमसन ने कि ये रजिस्टर, और ये तभी हो रहा था जब ये बहुत गर्म हो जा रहा था, मतलब इसका टेम्परेचर पहुंच जा रहा था जब 800,000 केल्विन, 800 से 1000 केल्विन के अराउंड जब इसका टेम्परेचर पहुंच रहा था, तब यहाँ करंट दिख रहा था। ऐसा नहीं स्विच क्लोज करते यहाँ करंट दिख रहा था, थोड़ा टाइम लगेगा इसको गर्म होने में, और जब ये इनफ गर्म हो जा रहा था तब यहाँ करंट दिख रहा था, उससे पहले करंट नहीं दिख रहा था। इसका मतलब जब ये गर्म हो रहा है तब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर यहां से जंप कर रहे हैं। अब ये बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा कर रखी है ना, यहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, क्योंकि बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट कर रखा है। दिक्कत जो थी वो थी चार्ज कैरियर्स की, तो अब क्या हो गया, चार्ज कैरियर्स भी आ गए। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड थर्मो आयनिक एमिशन, इसको बोला जाता है थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो क्यों? क्योंकि हीट से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड थर्मो आयनिक एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड को जाने लगेंगे, और एक तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे, मतलब करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा, तो फिर यहां हमें डिफ्लेक्शन दिखने लगेगा। तो यहां पर जो फिनोमिना हो रहा था मटेरियल के अंदर, इट वाज थर्मो आयनिक एमिशन, कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जब मटेरियल इनफ गर्म हो रहा है तो इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि वो थर्मल एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं मटेरियल से बाहर। नॉर्मली अपने आप जंप नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन है। तो एक तरीके से जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने आप हमेशा जंप कर जाएंगे मटेरियल के बाहर, नहीं, मटेरियल से बाहर तभी निकलेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकें, तभी वो मटेरियल के बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए उनको, तो यहां पर वो एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी से मिल रही थी, और इसलिए इसको नाम दिया गया थर्मो आयनिक एमिशन। तो इसकी मदद से जे थॉमसन ने एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया।
ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत फेमस हुआ ऑब्वियसली, जे थॉमसन का जो ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। और भी साइंटिस्ट इसको रेप्लिकेट करने लगे और इस पर मतलब ये सेटअप बना के उसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने लगे कि भाई ये बैटरी चेंज की, ये बैटरी चेंज की तो करंट वगैरह कितना बह रहा है, क्या बह रहा है, तो वो स्टडी करने लगे और साइंटिस्ट। अब जो बहुत सारे साइंटिस्ट जो इसको स्टडी कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को, तो उसमें से एक साइंटिस्ट जो थे वो थे हाइनरिक हर्ट्ज। हाइनरिक हर्ट्ज जर्मन साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट, जिनके ऑनर पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट का नाम रखा गया बेटा, हाइनरिक हर्ट्ज। तो हाइनरिक हर्ट्ज और उनकी टीम जो है वो भी इसको ऑब्जर्व कर रही थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर रही थी। तो ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग बात दिखी। क्या इंटरेस्टिंग बात दिखी, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो उनको दिखा कि ये स्विच ओपन था, ये स्विच ओपन था, मतलब यहां कोई करंट नहीं बह रहा होगा। और उन्होंने ऑब्वियसली बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए होंगे तभी ये उनको दिखा, नॉर्मली नहीं दिख रहा था। लेकिन हाइनरिक हर्ट्ज और उनकी टीम को ये ऑब्जर्व हुआ। क्या ऑब्जर्व हुआ जरा समझेंगे। तो हाइनरिक हर्ट्ज और उनकी टीम को ये ऑब्जर्व हुआ कि जब ये इस तरीके से जब ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये की ओपन है जब, तब ये कैथोड पे अगर, तो नॉर्मली कोई करंट नहीं दिखना चाहिए अभी, क्योंकि ये ओपन है तो यहां थर्मोआयनिक एमिशन हो नहीं रहा है, तो नॉर्मली यहां कोई करंट नहीं दिखना चाहिए, भले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहां, लेकिन क्योंकि चार्ज कैरियर्स नहीं है तो करंट सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट नहीं दिखना चाहिए। लेकिन हाइनरिक हर्ट्ज और ये ओपन है तो ये सर्किट का कोई मतलब रहा नहीं, मतलब ये सर्किट के पार्ट को एक तरीके से आप गायब कर सकते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिना एक्सटर्नल ये वाली बैटरी से कनेक्टेड, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब धूप में रखा जाता है, मतलब इस पर लाइट फॉल होती है, तो फिर से यहां हमको डिफ्लेक्शन दिख रहा था, फिर से डिफ्लेक्शन दिख रहा था उनको कि फिर से डिफ्लेक्शन दिख रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लाइट जो फॉल हो रही है इस कैथोड पे, और ये ऑब्वियसली बहुत कम करंट दिख रहा था, जो पहले जो करंट दिख रहा था उसके मुकाबले काफी कम था, लेकिन दिख रहा था। तो सवाल है, करंट दिखने का मतलब है यहां चार्ज कैरियर्स निकल रहे हैं इससे बाहर, तभी ऐसा हो रहा है। लाइट आप बंद कर रहे थे तो वापस एग्जैक्टली जीरो हो जा रहा था करंट, लेकिन लाइट अगर फॉल हो रही थी तो करंट दिख रहा था। इसका मतलब लाइट जब कैथोड पे फॉल हो रही है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा होगा तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से ये चार्ज कैरियर्स को कैरी कर रही होगी और ये करंट बह रहा होगा यहां सर्किट में, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो इस फिनोमिना को नाम दिया हाइनरिक हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना को नाम दिया उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिकॉज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम थर्मोआयनिक एमिशन। दिस इज फोटो मतलब लाइट, फोटो इज ग्रीक वर्ड फॉर लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लाइट गिर के करंट बह रहा है, तो हाइनरिक हर्ट्ज ने इसको नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये फिनोमिना का नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हाइनरिक हर्ट्ज ने इसको ऑब्जर्व किया, हाइनरिक हर्ट्ज और उनकी टीम ने, और बाकी साइंटिस्ट और हाइनरिक हर्ट्ज और उनकी टीम ने इसको फिर और ज्यादा स्टडी किया। ये मतलब ये बात है करीब 1800s के एंड की, 1880 1890 के अराउंड की बात है। तो ये फिर उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इसको कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसमें हो क्या रहा है, ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया हाइनरिक हर्ट्ज और उनकी टीम ने। तो हो क्या रहा था यहां पर कि लाइट फॉल हो रही है, और अब मजे की बात यह है ये इतना गर्म नहीं हो रहा था जितना थर्मोआयनिक एमिशन में हो रहा था। मतलब लाइट सनलाइट गिर के कोई मटेरियल 1000 केल्विन पे नहीं पहुंच जाता,
और थर्मोआयनिक एमिशन में 1000 केल्विन पे पहुंच रहा था मटेरियल, तभी थर्मोआयनिक एमिशन हो पा रहा था। लेकिन अभी बिना 1000 केल्विन पहुंचे लाइट फॉल जब हो रही है तो इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ही ज्यादा पहुंच रहा होगा, तो ऐसा नहीं 1000 केल्विन पहुंच जा रहा है, बिना टेम्परेचर बढ़े भी यहां एमिशन हो रहा है। तो इसका मतलब यहां कुछ और फिनोमिना हो रहा है, तो इसको नाम दिया गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि लाइट के फॉल होने से ये जो एमिशन हो रहा है। तो इसको अब इन्होंने क्या किया, यहां पर हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या है और कुछ नोमेनक्लेचर वगैरह देखेंगे। ये जो है दिस इज कॉल्ड एमीटर, ये है एमीटर जिस पर लाइट फॉल हो रही है, दिस वाज कॉल्ड एमीटर। ये दूसरा वाला जो टर्मिनल है दिस इज कॉल्ड कलेक्टर, ये वाला टर्मिनल कलेक्टर है, ये वाला टर्मिनल एमीटर है। ये बैटरी है, ऑब्वियसली एक्सटर्नल बैटरी है जो कि ईएमएफ प्रोवाइड कर सकती है हमारे सर्किट को, ठीक है। ये बैटरी का वोल्टेज मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ये V वोल्ट जो प्रोवाइड करेगी ये हमारे हाथ में। एमीटर हमारे हाथ में, एमीटर के मटेरियल को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मतलब अलग अलग एमीटर का मटेरियल ले सकता हूं कि भाई आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, अलग अलग मटेरियल में ले सकता हूं एमीटर के। अब लाइट जो है, लाइट के दो चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूं। जो लाइट फॉल हो रही है इसकी एक है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, और दूसरा है इसकी इंटेंसिटी। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी एक तरीके से जो हमारी लाइट है, जैसे जो स्पेक्ट्रम होता है जिग्स, वाइमर, ये याद होगा आपको। वैसे हम एक चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, छोटा सा चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स के जस्ट बात करेंगे, तो उसमें हम और डिटेल में देखेंगे लाइट को। लेकिन ये पहले से देखा हमने जिग्स, वाइमर कि गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ बढ़ती है। तो अलग अलग लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। और विजिबल में भी ये विबग्योर होता है एक तरीके से, कि विबग्योर की मतलब वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो लाइट जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ बढ़ती है। तो लाइट की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है फ्रीक्वेंसी जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हम मतलब हो सकता है हमने यहाँ अल्ट्रावायलेट लाइट ले ली, या फिर येलो लाइट ले ली, या इंफ्रारेड लाइट ले ली, या फिर एक्सरेज ले ली, तो अलग अलग लाइट ली जा सकती है यहाँ पर। दूसरी बात है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब एक तरीके से क्वांटिटी ऑफ लाइट से, कि भाई आप कितनी ज्यादा बल्ब लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइट के, एक तरीके से कि भाई हमने अल्ट्रावायलेट लाइट ली उसके 5 बल्ब लगाए, अल्ट्रावायलेट लाइट ली उसके 10 बल्ब लगा दिए। तो लाइट अगर सेम नेचर की है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन अगर 5 बल्ब की जगह 10 बल्ब लगा दिए तो हमने उसकी इंटेंसिटी चेंज करवा दी। तो इंटेंसिटी एक तरीके से क्वांटिटी ऑफ लाइट है, और फ्रीक्वेंसी एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइट है, मतलब जो कि कौन सी लाइट आप डाल रहे हैं, और इंटेंसिटी मतलब कितनी लाइट डाल रहे हैं। तो ये हमारे पास ये 5 चीजें हैं एक तरीके से। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है करंट। तो करंट जो मेजर हो रहा है वो हो रहा है एमीटर के थ्रू। एमीटर मेजर करेगा करंट को। करंट हमारे हाथ में नहीं है, वी विल मेजर करंट। बाकी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ एमीटर, कलेक्टर, बैटरी की वोल्टेज, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की इंटेंसिटी, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट करंट को हम मेजर करेंगे। करंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी तरफ से, हम उसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमीटर या गैल्वेनोमीटर की मदद से उसको मेजर करेंगे। तो फिर ये हाइंनरिक हर्ट्ज और उनकी टीम ने ये ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया। जो हमारा ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट किया। तो पहले तो मतलब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे काम करते हुए उनको दिखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट किया। तो फिर वो चीज़ें मतलब जो कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जो तो वो चेंज करने लगे और उसके बेसिस पे करंट को ऑब्जर्व करने लगे एक तरीके से। तो पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो किया कि ये अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप में वो किया उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया कि फ्रीक्वेंसी रखी बहुत हाई, ठीक है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी रखी और इंटेंसिटी को वेरी किया, इंटेंसिटी को वेरिएबल रखा और उससे करंट को मेजर किया।
तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई रखी, इंटेंसिटी वेरिएबल रखी और करंट को मेजर किया और ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने करंट वर्सेस इंटेंसिटी का। तो जो ऑब्जर्व हुआ ग्राफ, वो ग्राफ हुआ ऐसे स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व हुआ ये ग्राफ। तो ये पहला ग्राफ उन्होंने ऑब्जर्व किया करंट वर्सेस इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जब जीरो है मतलब कोई लाइट नहीं डाली है तो करंट जीरो है, इंटेंसिटी बढ़ी तो करंट बढ़ा, और बढ़ी तो और बढ़ा, और बढ़ी तो और बढ़ा। तो ये ऑब्जर्व हुआ। अब ये ऑब्जर्वेशन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्सप्लेन करना, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वेव थियरी ऑल्सो, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ऑब्जर्व किया, ये पहला ग्राफ है हमारा। दूसरा ग्राफ जो उन्होंने बनाया वो बनाया करंट वर्सेस वोल्टेज का, I वर्सेस V। मतलब जो हमारी बैटरी है, एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल बैटरी जो है उसको उसकी वैल्यू को चेंज किया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने फ्रीक्वेंसी को रखा सेम और अलग अलग इंटेंसिटी पे ग्राफ बनाया, ये वेरिएबल रखा, ठीक है, और वोल्टेज को चेंज करके करंट को ऑब्जर्व किया। मतलब क्या है हमारा सेटअप, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल सा ग्राफ है। तो जो हमारा सेटअप है वो मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं कि सेटअप हमारा ये है कि ये वैक्यूम ट्यूब है, ये हमारा कैथोड है, एमीटर है, यहां पर ये बैटरी है, यहां पर ये एमीटर, हाँ ये एमीटर या गैल्वेनोमीटर करंट को रीड कर सकता है, और ये हमारा कलेक्टर है। यहां लाइट फॉल हो रही है, यहां पर लाइट फॉल हो रही है। तो यहां अब ये बैटरी, वो V को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ये वेरिएबल है, और करंट को मैं मेजर कर सकता हूं। नाउ V पॉजिटिव या नेगेटिव रखा जा सकता है या जीरो भी रखा जा सकता है। V जीरो रखने का मतलब होगा कि बैटरी ना होके एक सिंपल वायर है, बैटरी की जगह स्ट्रेट वायर है। V पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। V पॉजिटिव होने का मतलब इस तरीके से बैटरी लगी हुई है, मतलब वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ एमिटर। वोल्टेज नेगेटिव भी रखी जा सकती है, तो नेगेटिव वोल्टेज का मतलब है उल्टा मतलब इस तरीके से बैटरी लगी होगी, इस तरीके से बैटरी लगी होने का मतलब वोल्टेज ऑफ एमिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ कलेक्टर। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एमिटर से कलेक्टर की तरफ होंगी। ये वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो में इलेक्ट्रिक फील्ड कलेक्टर से एमिटर की तरफ होंगी। तो यहां पर जो हमारा दूसरा वाला ये केस, जो दूसरा केस है, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने I वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट किया, न्यू को कांस्टेंट रखा और इंटेंसिटी को वेरिएबल रखा अलग अलग केसेस में। तो पहला केस जो ड्रॉ किया उन्होंने, तो ये y एक्सिस में करंट, x एक्सिस में वोल्टेज, ठीक है, y एक्सिस में करंट है, x एक्सिस में वोल्टेज है। तो पहला ग्राफ जो प्लॉट किया उन्होंने, वो प्लॉट किया कुछ वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी के लिए, और न्यू का हाई रखा गया है, ठीक ठाक हाई रखा गया है, न्यू फ्रीक्वेंसी को काफ़ी हाई रखा गया। तो इंटेंसिटी के लिए ऑब्जर्व किया एक गिवन इंटेंसिटी के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि जब वो वोल्टेज को जीरो रख रहे हैं, मतलब वोल्टेज को जीरो रख रहे हैं, तो भी कुछ करंट दिख रहा है, मतलब जीरो वोल्टेज पे भी करंट दिख रहा है, जीरो वोल्टेज पे भी करंट दिख रहा है, मतलब यहां कोई बैटरी नहीं लगाई है तो भी थोड़ा सा करंट दिख रहा है यहां। फिर जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं वोल्टेज को, तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बढ़ता ही जा रहा है। फिर करंट कुछ वोल्टेज के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ले रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ले रहा है कुछ वोल्टेज के बाद, ठीक है। और जब वोल्टेज को नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव करना मतलब ये हायर पोटेंशियल कर देना, ये लोअर पोटेंशियल कर देना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड एमिटर से कलेक्टर हो जाएगी। तो करंट जीरो वोल्टेज की वैल्यू से घटने लग गया, कम होने लग गया, और कम होके होके ऐसे हो गया ये। तो अब इस नेगेटिव वोल्टेज से कम वोल्टेज आप कितनी भी करें, कितनी भी और नेगेटिव करें, करंट जीरो का जीरो ही है। मतलब एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पे, एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, उससे और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज करेंगे तो फिर वो जीरो का जीरो ही रह रहा है। जैसे हो सकता है ये है जैसे -3 वोल्ट, तो मतलब आपने ये 3 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगाई है कि यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव टर्मिनल है इसका, तो करंट जीरो हो गया। अब -3 से और ज्यादा नेगेटिव करूं, मतलब -4, -5, -6, तो करंट जीरो का जीरो है। -2 किया तो कुछ करंट है, -1 किया तो कुछ करंट है, 0 किया तो कुछ करंट है, फिर +1 किया तो और ज्यादा करंट है।
अब ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो ये ग्राफ ऑब्जर्व हुआ, तो यहां दो नई चीजें सीखेंगे हम। तो एक है ये वोल्टेज, ये स्पेशल वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जा रहा है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक तरीके से इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव वोल्टेज, वो पता है हमको। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज the negative voltage which must be applied so that photoelectric current in the circuit becomes zero. Photoelectric current in the circuit becomes zero. Minimum negative voltage which must be applied so that photoelectric current in the circuit becomes zero. Definition लिखेंगे बेटा ये। दूसरा ये अगर देखेंगे तो ये हो गया, this is called saturation current, इसका नाम है saturation current। तो आई सैट सैचुरेशन करंट, तो सैचुरेशन करंट है, इट इज द मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटअप फॉर पॉजिटिव वोल्टेज। पॉजिटिव वोल्टेज जब आपने अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम करंट जो बह सकता है सर्किट में, दैट इज सैचुरेशन करंट। मतलब उससे ज्यादा पॉजिटिव करंट आप फिर वोल्टेज आप कितनी भी कर दें तो फिर सैचुरेशन करंट फिर नहीं बढ़ रहा, उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ये आपको ग्राफ मिला एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे I1 पे, फॉर एग्जांपल I1 इंटेंसिटी पे ग्राफ मिला। नाउ इंटेंसिटी फिर इससे ज्यादा करी गई, मतलब ये I हमने वेरिएबल रखा ना, ये मतलब इसमें क्या कर रहा है हमने, न्यू को फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है फिलहाल और I को वेरिएबल रखा है, तो I को और ज्यादा बढ़ाया गया। मतलब पहले अगर 2 बल्ब लगाए थे तो अब 4 बल्ब लगा दिए, तो इंटेंसिटी एक तरीके से बढ़ गई लाइट की। फ्रीक्वेंसी वही अभी भी, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ गई। फिर से अब नई इंटेंसिटी के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया, तो ये ऑब्जर्व हुआ फिर से जीरो वोल्टेज पे करंट इस बार जो है वो पहले से थोड़ा ज्यादा है, मतलब I1 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। फिर पॉजिटिव वोल्टेज किया तो करंट बढ़ रहा है और जो सैचुरेशन पहुंच रहा है तो सैचुरेशन करंट पुराने सैचुरेशन करंट से ज्यादा पहुंच रहा है, ये ऑब्जर्व हुआ। ये I2 के लिए I sat 2 एक तरीके से आ गया, दिस वॉज I sat 1, ये I sat 1 था, तो मतलब I1 के लिए ये सैचुरेशन करंट जो था पहले। नाउ फिर नेगेटिव वोल्टेज में गए, नेगेटिव वोल्टेज में गए तो ये करंट घटने लग गया, तो करंट घटने लग गया और घटते 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 ये नेगेटिव, ये फिर से जीरो हो गया, जीरो हो गया, वापस से जीरो हो गया फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो गया, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर का नेगेटिव वोल्टेज आपने लगाया तो वापस ये करंट जीरो हो गया। और मजे की बात यह इंटेंसिटी बढ़ गई तो भी नेगेटिव पोटेंशियल उतना ही लगाना पड़ा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 मतलब VS1 इज इक्वल टू VS2, बट I sat 1 इज ग्रेटर देन I sat 2। नाउ फिर और इंटेंसिटी बढ़ाई तो फिर से जो ग्राफ ऑब्जर्व हुआ वो ऐसा, ये I3 इंटेंसिटी के लिए ये I sat 3 हो गया। तो अगर आप देखेंगे यहां तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी सेम है लेकिन सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है, I sat 3 इज ग्रेटर देन I sat 2 इज ग्रेटर देन I sat 1। मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो सैचुरेशन करंट I sat जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन V stop इज कांस्टेंट, V stop चेंज नहीं कर रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया हमने, हमने नहीं मतलब हाइनरिक हर्ट्ज और उनकी टीम ने। तो ये ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने, जो दूसरा ग्राफ हमने देखा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, और यहां पर 2 नई चीजें सीखी हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड सैचुरेशन करंट। नाउ इसके बाद जो तीसरा ग्राफ है वो फिर से यही ग्राफ है लेकिन इस बार थोड़े से चेंजेस किए उन्होंने। तो तीसरा ग्राफ जो है वो सेम है करंट वर्सेस वोल्टेज का, लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, मतलब इसको वेरिएबल रखा, फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल रखा, मतलब अलग अलग टाइप की लाइट डाली कि इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा कि उतने ही बल्ब हर किसी के 5 बल्ब है तो हर लाइट के 5 ही बल्ब। तो इसका फिर से ग्राफ प्लॉट किया, यही करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट किया। तो ये ग्राफ कैसा निकल के आ रहा है ऑब्जर्व किया, तो पहले एक फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाया फॉर अ गिवन इंटेंसिटी,
तो ये ग्राफ वैसा ही निकल के आया जैसा आ रहा था, जैसे पहले आ रहा था। ठीक हो गया। दिस इज फॉर न्यू वन, ये न्यू वन फ्रीक्वेंसी के लिए। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई इंटेंसिटी सेम रख के, तो ऑब्जर्व हुआ कि जो दूसरा ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये न्यू वन के लिए, ये न्यू टू के लिए। फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ऑब्जर्व हुआ जो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है ना। अगर आप देखेंगे यहां, तो यहां न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन सैचुरेशन करंट इज ऑलमोस्ट सेम। मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, बहुत सारी बुक्स में आपको ये सेम स्ट्रेट लाइन दिखेगी, लेकिन कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। क्यों, वो रीजन समझेंगे उसका। तो मतलब यहां पर Vs अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, लेकिन इंटेंसिटी I3, I2 और I1, सॉरी सैचुरेशन करंट ISAT, ये सैचुरेशन करंट जो है ISAT3, ISAT2 एंड ISAT1 आर ऑलमोस्ट सेम, करीब करीब सेम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां से अगर दोनों सेकंड और थर्ड ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात नजर आ रही है। वहां हमको यह नजर आ रहा है वहां से कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इट डज नॉट डिपेंड, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट इट डज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्री इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा सैचुरेशन करंट ISAT, सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे उसकी डिपेंडेंस कम है कंपैरेटिवली। तो इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पिछले ग्राफ से हमें दिख रहा था कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो ISAT बढ़ रहा था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस, नॉट मच डिपेंडेंस, मतलब फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से बहुत माइन्यूट चेंज आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम समझेंगे, जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दिया वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में समझना है। उससे पहले ये ग्राफ्स को पहले समझिए कि ग्राफ्स बता क्या रहे हैं। ये मतलब हर्ट्ज और बाकी साइंटिस्ट जो ये काम कर रहे थे इस पर, हाइनरिक हर्ट्ज और उनकी टीम, उनको भी नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है। बस वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकाल रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर करके रिजल्ट निकाल रहे थे, और इसको बाद में फिर एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। नाउ अब चौथा एक्सपेरिमेंट, चौथा ग्राफ जो है इसका वो है, तो हमने देखा कि अभी देखा हमने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पे। तो अगला ग्राफ जो है वो है V स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर किया अलग अलग। जैसे अभी देखा था हमने, न्यू 1 के लिए VS1 आ रहा था, न्यू 2 के लिए VS2 आ रहा था, न्यू 3 के लिए VS3 आ रहा था। तो फिर वो डेटा को लेके उन्होंने फिर से एक प्लॉट बनाया, y एक्सेस में रखा स्टॉपिंग पोटेंशियल को और x एक्सेस में रखा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को। ठीक हो गया। नाउ अब ये ग्राफ प्लॉट किया जब इन्होंने, तो कैसा आया? तो यहां एक मजे की बात दिखी कि एक वैल्यू ऑफ, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ न्यू पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जा रहा था 0, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जा रहा था 0, इट वॉज बिकमिंग 0 एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होने का मतलब है कि आपको, अगर आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाई है तो कोई करंट भी नहीं दिख रहा है यहां, मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप डाल रहे हैं तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर ही नहीं आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड
फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालेंगे तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ निकल के आ रहा था, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो कुछ और। तो ये जब ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकल के आ रहा था, तो दिस वाज कमिंग आउट टू बी स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये जो है दिस इज न्यू नॉट, दिस इज न्यू नॉट, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, if frequency is less than threshold frequency, then no photoelectric effect। फिर आप कितनी भी लाइट डाल दें, कितनी भी इंटेंसिटी डाल दें, अगर इंफ्रारेड पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप 1000 बल्ब भी लगा देंगे इंफ्रारेड के तो भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो किसी भी हालत में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिख रहा था, और न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा था, और हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा था अगर हम रोकना चाहते हैं करंट को। तो और ये ग्राफ जो आ रहा था स्ट्रेट लाइन आ रहा था। अब यहां पर हमने चेंज किया कुछ, और यहां पर चेंज किया हमने एमीटर के मटेरियल को। तो एमीटर का मटेरियल जो ये जिस पर लाइट फॉल हो रही है, इसके मटेरियल को चेंज किया। तो ये मटेरियल 1 के लिए ये ऐसा ग्राफ मिला, ये न्यू नॉट 1 मिला। अब मटेरियल 2 जब लिया गया, दूसरा मटेरियल लिया गया, तो उसके लिए कुछ अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल के आई, न्यू नॉट 2, और फिर उसके ग्राफ को भी प्लॉट किया तो भी स्ट्रेट लाइन निकल के आया। और मजे की बात जो निकल के आई कि दोनों स्ट्रेट लाइन, ये मटेरियल 1 और मटेरियल 2 दोनों के लिए जो ये स्ट्रेट लाइन निकल के आ रही है, इनका स्लोप सेम निकल के आया। तो स्लोप सेम है, मतलब स्लोप सेम निकल के आया दोनों मटेरियल के लिए, वी स्टॉप वर्सेस न्यू। तो मतलब एक तरीके से ये जो ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है वी स्टॉप इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही तो ग्राफ है इस तरीके से, माइनस सी एक तरीके से। स्लोप मतलब ये tan थीटा स्लोप हो जाएगा और ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो y इंटरसेप्ट हर किसी का अलग अलग है, y इंटरसेप्ट हर किसी का अलग अलग है, लेकिन स्लोप हर किसी का सेम है। तो ये इस तरीके का ग्राफ निकल के आ रहा था। अब ये जो चारों ग्राफ आज हमने सीखे, इसी को एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने, तो वही हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि आइंस्टाइन ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से कैसे इन चारों ग्राफ्स को एक्सप्लेन किया। ठीक है, थैंक यू।